मैं अरुण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपकी हिंदी विषय की कक्षा में। और मित्रों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही शानदार टॉपिक है हिंदी विषय में, हिंदी व्याकरण का। आप कहेंगे सर कौन सा है? तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना आया हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास जय हिंदी जय भारत के साथ। और टॉपिक का नाम देखिए आपके समक्ष लिखा ही हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। कैसा आता है प्रश्न? बिल्कुल आपके मन में ये विचार चल रहा होगा मित्रों। तो प्रश्न इसका बड़ा ही शानदार, सरल, आसान सा प्रश्न आता है। वो आपसे पूछेगा कि क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बात समझ रहे हैं? और इसका जवाब देना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? तो उसके लिए आपको मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं। वो लाइनें यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए मित्रों कि आपका नंबर किसी भी स्थिति में नहीं कटेगा। तो देर न करते हुए देख लेते हैं पहली लाइन। तो लाइन है हमारे सामने, अकह विसर्ग कंठराम। क्या है पहली लाइन? अकह विसर्ग कंठराम। अभी हम समझेंगे इस बात को, थोड़ा सा धैर्य रखें। ये मैंने पहली लाइन लिखी है। दूसरी लाइन है हमारी, इचियस भी है तालूराम। क्या है? इचियस भी है तालूराम। तालूराम, ठीक है भाई। चलो भाई देख लेते हैं क्या कहती है भैया, क्या मतलब है इसका। तो आपको ये याद रखना है कि कविता की जितनी भी लाइनें होंगी, जैसे हमारी पहली लाइन है अका विसर्ग कंठराम, और प्रत्येक लाइन का पहला वर्ण दो के बारे में बताएगा, यानी कि दो वर्णों के बारे में वो बताएगा। कविता की जितनी भी लाइनें हैं उसका पहला वर्ण दो के बारे में बताएगा। कौन कौन से के बारे में बताएगा? तो समझेंगे ध्यान से। जैसे इस लाइन का पहला वर्ण है अ, तो ये दो वर्णों के बारे में बताएगा, अ और इसका सजाती है भाई, आ इसी से बनता है। ये बीच वाला जो है ये पूरा का पूरा वर्ग बताएगा, यानी कि कवर्ग। और ये है हमारा क्या? ह। फिर क्या लिखा है भाई? विसर्ग। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से होगा। कहां से होगा? कंठ से होगा। ठीक है भाई। हो सकता है कि आप में से कुछ मित्र हमारी इस बात को न समझ पा रहे हो, सर ये वर्ग क्या है। हो सकता है नहीं समझ पा रहे होंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करें, जब अरुण सर हैं साथ तो डरने की क्या बात। तो आइए मित्रों समझ लेते हैं। तो वो हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से वर्ग होते हैं देखेंगे ध्यान से। तो एक होता है हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आप कहेंगे कि सर ये क्या है, फिर भी हमारी समझ नहीं आ रहा, तो धैर्य रखें थोड़ा सा। क वर्ग में हमारे जो वर्ण होते हैं वो क, ख, ग, घ, अंगा, 5 वर्ण आते हैं। और इन 5 वर्णों को मिलाकर के इसे पूरा बोला जाता है कवर्ग। यदि आपने कवर्ग बोल दिया तो इसका मतलब यह है मित्रों कि आपने इन 5 वर्णों की बात कर ली। अगर हम बात करें चवर्ग, तो चवर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ण आएंगे। ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात करें प, फ, ब, भ, म। तो वर्ग होते हैं हमारे 5। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो जैसा कि यहां लिखा हुआ है कवर्ग, तो कवर्ग का मतलब क नहीं है मित्रों। क वर्ग का मतलब है कि आपने इन 5 वर्णों की बात कर ली। ठीक है, यानी कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी आएंगे। और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? निश्चित रूप से सही समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर कहीं च वर्ग आएगा, ठीक है, तो च वर्ग का मतलब इन सभी वर्णों से होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप मेरी बात से सहमत होंगे, समझ पाए होंगे। तो हमने पहली लाइन समझी, उच्चारण स्थान के लिए जो कविता की पहली लाइन है, अका विसर्ग कंठराम, और इसमें इतने वर्णों का उच्चारण स्थान हमने समझ लिया कि कहां से होगा, कंठ से होगा। हाँ, हो सकता है मित्रों कि परीक्षा में कंठ ना आकर के कंठ्य आ जाए, ऐसे वो लिख दे, तब भी इसका मतलब हम क्या समझेंगे, कंठ ही समझेंगे। क्या समझेंगे, कंठ ही समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कविता की दूसरी लाइन, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कविता की जितनी भी लाइनें होंगी उसका पहला वर्ण दो के बारे में बताएगा। तो यहां कविता की पहली लाइन, ठीक है भैया, कविता की जो पहली लाइन थी वो समझ में आ गई। कविता की जो दूसरी लाइन का पहला वर्ण है वो ई है, और ये दो के बारे में बताएगा, ए और ई। क्या, ए और ई। और च का मतलब बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, च का मतलब है च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो च वर्ग में आएंगे च, छ, ज, झ, य, पांचों की बात हो रही है। इसके बाद है आपका य, फिर है आपका स, और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा, तालु से होगा। परीक्षा में लिखा हुआ आएगा तालव्य, तो तालु और तालव्य में ज्यादा अंतर नहीं है, हम विकल्प को देख करके पहचान सकते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए भाई अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन है हमारे पास, रेटस पुकारे मूर्धा जी। कौन सी लाइन है, रेटस पुकारे मूर्धा जी, मूर्धा जी। अगली लाइन है, लृतस पुकारे दंत जी, लृतस पुकारे दंत जी। तो यहां आप लोग समझ सकते हैं विधि विधान से बड़ा आराम से कि मैंने आपको बताया कि कविता की जितनी भी लाइनें हैं उनका प्रथम वर्ण दो के बारे में बताएगा। और यहां प्रथम वर्ण है री, तो री बताएगा दो के बारे में, एक री और एक र। ठीक है, इसके बाद है ट, और ट का मतलब है ये बात कर रहा है पूरे के पूरे वर्ग की। और ट वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने, 5 होते हैं, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, इसके बाद है ये स, और इसे हम कहते हैं मूर्धन्य स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान प्यारे मित्रों मूर्धा से होगा। अगली लाइन, प्रथम वर्ण दो के बारे में बताएगा, ली और ल। इस त का मतलब क्या है, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आप सभी कि त का मतलब है सर तवर्ग, और तवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, त थ द ध न। फिर क्या है आपका स, और ये कहलाता है मित्रों दंती स। कौन सा स है, दंती स। ध्यान रखें इस बात को, परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो स को ही पूछा जाता है, क्योंकि तीनों ही स जो हैं भाई, हो सकता है कि आप एक जैसी साउंड इनकी निकालते हो, लेकिन ईमानदारी से इन तीनों ही स का उच्चारण स्थान अलग अलग जगह से होता है मित्रों। आप देख पा रहे होंगे, ये इचियस, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, ये आपका दंती स है। ठीक है कि नहीं, कैसे पहचान करेंगे, तो याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि यस कैसे लिखते हैं। अगर आपको यस लिखना आता है तो जहां से य का उच्चारण होता है वहीं से स का होगा, तो आपको याद रहेगा कि ये हमारा तालव्य स है। ठीक है कि नहीं, रिटस पुकारे मूर्धा जी, और ये जो हमारा रिटस है इसमें जो स आया है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है, मूर्धा है। और ये है हमारा दंती सा। कौन सा, दंती सा। जब हम इसको बोलेंगे स स, तो हमारी जीभ दांतों को टच करेगी मित्रों, किसको टच करेगी, दांतों को टच करेगी, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं दंती सा। ध्यान रखना सबका, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो हमारी अगली लाइन है, कौन सी लाइन है, अगली लाइन है वो कौन सी है देख लेते हैं भाई। तो अगली लाइन है, उप आते हैं ओष्ट से, उप आते हैं ओष्ट से।
केवल व दंतोष्ट से, केवल व दंतोष्ट से। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मित्रों। अगली लाइन जो है वो है हमारी उप आते हैं ओष्ठ से। प्रत्येक लाइन का प्रथम वर्ण दो के बारे में बताएगा, यानी कि ओ और ऊ। कौन कौन? ओ और ऊ। और ये है आपका पवर्ग। पवर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं तो आप जानते हैं कि प, फ, ब, भ, म। इन पांचों वर्णों की हम बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों। और इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा तो निश्चित रूप से ओष्ठ से होगा। और आप बोल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप प बोलेंगे तो प बोलने में होठों की मुलाकात होठों से होगी, तभी ये प महोदय बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। और देखिए इसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है केवल व, ये व अकेला और एकमात्र, इसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, यानी कि दंत धन ओष्ठ। जीभ हमारी दांतों को भी टच करेगी और होठों में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, तब ये बोले जाएंगे व। ठीक है, चलिए पहली लाइन क्या थी? अकह विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालूराम। ऋटस पुकारे मूर्धा जी, लृतस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ से, केवल व दंतोष्ठ से। इसके बाद आगे अग्रिम पेज ले लेते हैं। ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ कहे कंठ तालु। ओ औ कंठोष्ठ से, ओ औ कंठोष्ठ से। बात समझना बहुत ध्यान से। क्या कह रही है ए आई? तो ए आई कह रही है ए आई कहे कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, विकल्प में दिख जाएगा। और ओ और औ का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठोष्ठ से, यानी कि कंठ और ओष्ठ। ठीक है, चलिए दोनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा? कंठोष्ठ बन जाता है। और कविता की आखिरी लाइन है मित्रों, धैर्य रखें। कविता की आखिरी लाइन है नासिका से पंचमाक्षर, नासिका से पंचमाक्षर। क्या होता है पंचमाक्षर? तो पंचमाक्षर यथा नाम तथो गुण। पंचमाक्षर का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर होता है। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो विधि विधान से मैं लिख दे रहा हूं। क वर्ग का पांचवा होता है अंगा, च वर्ग का पांचवा या अंगा या, ट वर्ग का पांचवा अण, फिर न, त वर्ग का, और प वर्ग का क्या होगा? म। यानी कि अंगा य ण न और म, ये पांचवें अक्षर हैं और इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? नासिका, यानी कि नाक होता है। अगर आपने इतनी लाइनें समझ ली हैं तो ये मान के चलिए कि आपका उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर आप देखना चाहते हैं तो पुनः एक बार आप देख सकते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है अका विसर्ग कंठराम। दूसरी लाइन क्या है? इचियस भी है तालूराम। तीसरी लाइन क्या है? ऋटस पुकारे मूर्धा जी, फिर लतस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ से, केवल व दंतोष्ठ से। ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ से, और नासिका से पंचमाक्षर। लेकिन मैं आपसे एक बात यह कहना चाहूंगा, जब भी मैं अपने प्रिय मित्रों शिष्यों को ये वाली बात बताता हूं तो वो सब मुझसे एक ही बात कहते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आपकी ये जो लाइनें हैं अकह विसर्ग कंठराम इचियस भी है तालुराम, बहुत अच्छी हैं, याद करने में पूरा आनंद हमें आ जाता है। आगे देखिए, ऋटस पुकारे मूर्धा जी, लृतस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ से, केवल व दंतोष्ठ से। यहां तक तो हम विधि विधान से सर याद कर सकते हैं, लेकिन इसके जो आगे की लाइनें हैं वो हमें याद नहीं होती हैं, बड़ा समस्या आती है गुरुजी। तो मैं उनसे कहता हूं
कि प्रिय मित्रों, आपको आगे वाली लाइनें याद ही नहीं करनी है। वो कहते हैं सर याद नहीं करनी है तो फिर हम परीक्षा में कैसे कर पाएंगे? तो मैं उनसे कहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको बिना याद किए आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा काम? तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। देखिए, आपको ये समझना है कि ये जो ए है ये किस किस वर्ण से मिलकर के बनी है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इस बात को तो हम जानते हैं कि ए जो होती है वो अ और ई से मिलकर के बनी है। और यदि आप ये जानते हैं प्यारे मित्रों, तो फिर आपने जो कविता की पहली लाइन याद कर रखी है वो आपसे क्या कह रही है? वो कह रही है अकह विसर्ग कंठराम, यानी कि अवर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से होगा। ये देखिए भाई आ रहा है, तो इस अ का उच्चारण स्थान कहां से है? आप कहेंगे कि सर कंठ से है। कविता की दूसरी लाइन क्या थी? तो कविता की दूसरी लाइन थी कि इचियस भी है तालुराम, यानी कि इस ई वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है? तालु से है। बोलो है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। इस ई का उच्चारण स्थान कहां से है? तालु से है। और यदि अ का कंठ से है, ई का तालु से है, तो इस ए का उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर हा 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 बिल्कुल कंठ तालु हमारी समझ में आ गया। जहां से ए वहां से ऐ बोली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मित्रों। आगे देखो, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझो कि ये जो महोदय हैं वो किस किस वर्ण के योग से मिलकर के बने हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है कि अ और उ से मिलकर के बनते हैं। बोलो हाँ के ना? और अगर आप कहेंगे हाँ, तो फिर आप ये भी कहेंगे कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है? तो कविता पढ़ेंगे हम, अकह विसर्ग कंठराम, यानी कि अ का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से होगा। और ऊ का तो लाइन साफ साफ लिखी हुई है, यदि आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं कि उप आते हैं ओष्ठ से, यानी कि इस ऊ का उच्चारण स्थान कहां से है? ओष्ठ से है प्यारे मित्रों, यानी कि इस ऊ का हो गया ओष्ठ से। और यदि आप इन दोनों को मिला देंगे तो शब्द बनेगा कंठोष्ठ, जहां से ओ वहां से ओ, दोनों का उच्चारण स्थान। बताइए मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। लेकिन मित्रों याद रखना है कि अगर ये उच्चारण स्थान की कविता याद कर ली तो फिर आपका प्रश्न यहां से कभी गलत नहीं होगा। आइए समझ लेते हैं, आइए समझ लेते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे। क्या समझेंगे? प्रश्न कैसे परीक्षा में आएंगे और हमें कितनी खूबसूरती से उसका जवाब देना है। चलिए मित्रों देख लेते हैं हम प्रश्नों को। तो देखिए, जैसा कि हमने पहला प्रश्न बनाया, लिख लेते हैं यहां महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे प्रश्न बनते हैं जिससे ये टॉपिक पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाए मित्रों। तो जैसे प्रश्न बना आपके सामने कि ख वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। उच्चारण स्थान बताओ। मान लेते हैं कि यह प्रश्न आपके सामने बना कि थ वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। ऑप्शन भी ले लेते हैं भाई इसके। ऑप्शन ले लिए हमने, तालव्य ले लिया भैया, ठीक है भैया। दूसरा हमने ले लिया भैया मूर्धा, फिर हमने ले लिया दंत, और एक हमने ले लिया यहां पर कंठ। कौन सा? कंठ। कंठिया लिख लेते हैं। चलिए, प्रश्न समझ में आ ही रहा होगा आपके। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मित्रों केवल आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि ये जो था है वो किस वर्ग में आता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमने पढ़ा भैया क वर्ग, क ख ग घ ङ, तो क वर्ग में तो है नहीं। फिर च वर्ग च छ झ झ ञ, तो च वर्ग में भी नहीं है। त वर्ग पढ़ा ट ठ ड ढ ण,
तवर्ग में भी नहीं है। और जैसे ही हम तवर्ग पढ़ेंगे आहा 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 बिल्कुल मिल ही जाएगा मित्रों। त थ द ध न, यानी कि ये आता है त वर्ग में। अब हम थोड़ा सा कविता को याद करेंगे। कविता क्या है भैया? अकह विसर्ग कंठराम, इसमें तो क वर्ग की बात हो रही है। इचियस भी है तालूराम, तो इसमें च वर्ग की बात हो रही है। रिटस पुकारे मूर्धा जी, ट वर्ग की बात हो रही है। और लिटस पुकारे दंत जी, रतस, यानी कि त वर्ग की बात हो रही है। और ये जो थ वर्ण है वो त वर्ग में ही आता है। इसका मतलब है कि लृतस पुकारे दंत जी। सही जवाब कौन सा होगा? तो विकल्प संख्या 3 का चुनाव करने पर निश्चित रूप से आपको अंक की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए अग्रिम प्रश्न और बना लेते हैं। इसके बाद हमने अगला प्रश्न बनाया, छ वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। छ वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। ठीक है भाई, कैसा प्रश्न बना कि छ वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। ऑप्शन भी ले लेते हैं भैया। जैसे आया यहां पर तालव्य, दूसरा आया आपका विकल्प बनाया हमने मूर्धा, फिर हमने ले लिया दंत्य या दंत कर लेते हैं, फिर हमने कर लिया क्या भाई, कंठ कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप सभी कि छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होगा। इसे भी इसी कलर का कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सबसे पहला काम आपका ये है कि ये पहचानना कि ये छ आखिर किस वर्ग में आता है। तो जैसे ही हम च वर्ग पढ़ते हैं, च छ ज झ य, तो च वर्ग में ये आ जाता है। और जब हम कविता पढ़ेंगे तो लाइन याद आएगी, इचियस भी है तालू राम, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा तालव्य। कहां से बोला जाएगा? तालू से बोला जाएगा। जब हम बोलेंगे छ तो जीभ तालू को टच करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कविता से बिल्कुल पूरा क्लियर है भाई। लेकिन हाँ, एक प्रश्न ऐसा भी है जो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल दे। आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे हम परेशानी में आ सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं उस प्रश्न को। तो प्रश्न बनाया हमने भैया अग्रिम, हमने लिखा अंगा का, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं भाई। अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। उच्चारण स्थान बताइए या फिर बताओ। ठीक है, विकल्प क्या क्या दे सकता है? तो पहला विकल्प दिया उसने नासिका, फिर दे दिया उसने कंठ्य, फिर लिखा उसने नासिका प्लस कंठ। भाई विकल्प तो कुछ भी आ सकते हैं। फिर यहां पे लिखा उसने, मान के चलते हैं मूर्धा। तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी परेशानी में आ जाएं मित्रों, लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। जैसे मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंगा का उच्चारण स्थान बताओ, तो कविता के हिसाब से आप जब पढ़ेंगे तो सबसे जो आखिरी की हमारी लाइन है कि नासिका से पंचमाक्षर। और आपने देखा कि अंगा जो है वो हमारा पंचमाक्षर है। तो हो सकता है कि आप अंगा को लगाएं और नंबर नहीं पाए। मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझनी है बात। आप कहेंगे सर आपने की कविता ने तो यही बताया था। तो मित्रों मैं भी यही कह रहा हूं कि हाँ कविता यही बता रही है। देख लेते हैं थोड़ा सा कविता को, कविता पर आ जाते हैं अपनी पर। ये रही हमारे सामने कि नासिका से पंचमाक्षर, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, अगर इस प्रकार का प्रश्न बने
तो ये जो वर्ण है ना हमारे भाई, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन कविता की पहली लाइन को भी तो सोचिए कि अकह विसर्ग कंठराम, उसमें कवर्ग आता है, अकह विसर्ग कंठराम, यानी कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है बताइए? तो आप कहेंगे कि सर कंठ से है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, कंठ से है। और कवर्ग का पांचवा अक्षर ही तो है ये भाई, कवर्ग का पांचवा अक्षर ही तो है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पंचमाक्षर होते हैं इनके उच्चारण स्थान दो होते हैं। जैसे ये अंगा है तो अकह विसर्ग कंठराम, भाई क वर्ग में आ रहा है तो इसका उच्चारण स्थान कंठे भी होगा, और नासिका तो है ही, क्योंकि नासिका से तो पंचमाक्षर बोले ही जाते हैं। तो इन सभी के दो दो उच्चारण स्थान होंगे। नासिका तो सब में रहेगा, नासिका तो हमारा सब में है, लेकिन ये समझना है किस वर्ग में है? च वर्ग में है, तो इचियस भी है तालुराम, यानी कि तालु भी इसके साथ रहेगा। ऐसे ही ये हमारा, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए भाई, नासिका तो है ही, लेकिन ये ट वर्ग में आता है तो रिटस पुकारे, बिल्कुल सही, मूर्धा भी होगा, मूर्धन्य भी कह देते। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा भैया, नासिका तो है ही, ठीक है, इस वर्ग में आ रहा है, त वर्ग में आ रहा है तो लृतस पुकारे दंत जी, यानी कि इसका दंत भी होगा, दंत नासिका दोनों। अगर हम बात करें म की, किस वर्ग में आता है भाई? प वर्ग में आता है, और उप आते हैं ओष्ठ से, यानी कि ओष्ठ भी होगा, और साथ में बिल्कुल सही नासिका भी होगा। तो याद रखें मित्रों, अगर इस प्रकार का प्रश्न बने, जैसे विकल्प अगर ये दिए हों, तो आप अगर नासिका लगाएंगे तो नंबर नहीं पाएंगे। अगर आपको नंबरों की प्राप्ति करनी है तो ये क वर्ग में भी आता है, इसका मतलब कंठ भी इसका उच्चारण स्थान सही है, और नासिका तो है ही। तो अगर अंक की प्राप्ति करनी है तो 3 नंबर के साथ आपको जाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से आपको अंक की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी इसके अंतर्गत आपको बरतनी है। हालांकि अगर विकल्प ऐसे दिए होते, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं भाई, जैसे यहां पर लिखा होता आपका दंत, मान लेते हैं कि दंत लिखा होता, तो फिर आप यहां पर जो सही विकल्प करते, ऐसी स्थिति में भाई कौन सा होता? नासिका होता। आज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो विकल्प के आधार पर आपको चयन करना है अपने उत्तर का, ठीक है कि नहीं मित्रों? तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे कि अगर विकल्प में इस प्रकार के विकल्प हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं भाई, अगर इस प्रकार के विकल्प दे रखे हैं तो हमारा जवाब कौन सा सही नहीं होगा? तो नासिका सही नहीं होगा। और अगर ये विकल्प में है तो पहला सही जवाब हमारा कौन सा होगा? ये होगा। और इसकी जगह पर यदि दंत लिखा हुआ है तो फिर हमारा जो सही जवाब होगा, कविता के हिसाब से साफ साफ पता चलती है कि नासिका से पंचमाक्षर। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, सावधानी अगर हट जाएगी दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो चलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।